सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम आज सॉल्यूशंस पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे और बहुत ही कम टाइम में आपको सारा मैं कॉन्सेप्ट कवर करवा दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, आपके 12th के एग्जाम बहुत पास हैं तो आपको सारे चैप्टर्स बहुत जल्दी जल्दी कवर करने हैं और उसके साथ क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में बहुत ही कम टाइम में सॉल्यूशन पूरा खत्म कर देंगे। सो लेट्स बिगिन नाउ। सो देखो, सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो चीजें होती है, एक तो सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो होता है वो कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अब इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं उन सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशंस। अब देखो, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो अलग अलग होते हैं तो हमारे पास 9 तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं। कितने तरह के? 9 तरह के सॉल्यूशंस। तो देखो, अब ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो पहले हम देख रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें सॉल्वेंट क्या होता है? गैस होता है। ठीक है, तो गैस इन गैस क्या होगा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है? एग्जाम्पल है किसका? गैस इन गैस का। देन लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन। सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। व्हाट इज कैम्फर? कैम्फर जो हम कपूर पूजा में यूज करते हैं ना, कपूर, वो कैम्फर होता है। कैम्फर जो है डिजॉल्व इन नाइट्रोजन गैस में। तो किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड इन गैस का। तो जब भी गैस सॉल्वेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे? गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। जब लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो वहां पे लिक्विड सॉल्वेंट होगा। तो अगर गैस इन लिक्विड है तो वहां पे ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड है तो NaCl डिजॉल्व इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड है तो इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो ये सारे क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। अब जब सॉलिड सॉल्यूशन की बात होगी तो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट काम करेगा। सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। अब देखो, जितने भी अलॉयज होते हैं उनमें क्या होता है? दो सॉलिड्स मिक्स ही तो हो रहे होते हैं, उनका मिक्सचर होता है। तो सारे अलॉयज जो है ना वो क्या होते हैं? सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल होता है। ठीक है, सॉलिड जहां पे सॉल्यूट होगा, सॉलिड ही सॉल्वेंट होगा। लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम ऑफ Hg विद सोडियम। Hg क्या है? मरकरी। अमलगम मतलब उसका जो मिक्सचर होता है ना सोडियम के साथ, तो वो भी क्या एक एग्जांपल है किसका? लिक्विड इन सॉलिड का, जहां पे जो Hg है वो लिक्विड है और सोडियम क्या है? सॉलिड स्टेट में है। लास्ट इज गैस इन सॉलिड, H2 गैस इन पैलेडियम। ठीक है, जैसे ये कहां यूज आता है? ये आता है रिडक्शन में यूज। ठीक है, रिडक्शन में हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं किसके सरफेस पे? पैलेडियम के सरफेस पे। तो ये किसका एग्जांपल है? गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। क्वालिटेटिवली दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। क्वालिटेटिव मतलब कि क्वालिटी पे डिपेंड होता है जो। तो क्वालिटी मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जिसमें हमने सॉल्वेंट ज्यादा डाल रखा है। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सेस में है। कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट बहुत कम है और सॉल्यूट ज्यादा है। ठीक है, सॉल्यूट एक्सेस में है। ठीक है, तो जो ये क्वालिटेटिव सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देते कॉन्सेंट्रेशन का। क्या नहीं देते? एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देते सॉल्यूशन का। तो हम क्या यूज करते हैं यहां पर? क्वांटिटेटिव वेज टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हम क्वांटिटेटिव वेज यूज करते हैं जिससे कि हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सके। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब वेट बाय वेट, मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। 100 क्यों करा? परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास करके हम क्या निकाल सकते हैं? मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। सेकंड है मास बाय वॉल्यूम। सेम है ये भी, इसको मास बाय वॉल्यूम में लिखते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट क्या कंपोनेंट है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे वॉल्यूम का सॉल्यूशन इनटू 100। थर्ड आता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पार्ट्स पर मिलियन मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ पार्ट्स कितने प्रेजेंट है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। तो अगर आप एग्जांपल लें, अ लीटर ऑफ सी वाटर वेज 1030 ग्राम कंटेन्स 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या है? एक हमारे पास सी वाटर है, उसमें कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है? कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है? 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन है। तो ये क्या हो गया? हमारा कंपोनेंट हो गया। और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए? 1030 ग्राम। तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा पार्ट ऑफ कंपोनेंट है, तो 6 × 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स दैट इज 1030 ग्राम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.005। 0.005 को मैं लिख सकता हूं 5 × 10⁻³ 10⁻³ और 10⁻³ क्या बन गया? 10⁻⁶। जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो बन जाएगा 10⁻⁶। तो 5 अपॉन 10⁻⁶ को क्या बोलते हैं? 5 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, बताओ नेक्स्ट आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं x से। ठीक है, x क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। मतलब
Na अपॉन Na प्लस एनबी। अगर हमको XA का निकालना है, अगर हमको B का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो क्या लिखेंगे XB इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, जो आपके कोर्स में हो क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जहां पे सिर्फ दो कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं। अब देखो, जब आप मोल फ्रैक्शन A को और मोल फ्रैक्शन को B को प्लस करोगे तो क्या होगा, आपका 1 आएगा टोटल। ठीक है, तो अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ A दे रखा है तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ B इजीली निकालोगे क्या, 1 में से माइनस करके। ठीक है, आप मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैसे निकालोगे, 1 माइनस x से। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर एक का मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो हम दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ध्यान रखना है, इन लीटर्स में आपको लीटर्स में लिखना है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है ml में तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद लीटर बन जाएगा वो। ठीक है, तो मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं m से। ठीक है, तो हमारी यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर, और या इसको लिख सकते हैं कैपिटल M। ठीक है, अब ये जो मोल है, ये मोलैरिटी है, वो किसमें एक्सप्रेस होती है, लीटर्स में। मतलब किसका फंक्शन है, वॉल्यूम का फंक्शन है। अब वॉल्यूम का फंक्शन है इसलिए डिपेंड करती है टेम्परेचर में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट आती है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, मोलैलिटी को करते थे कैपिटल M से। स्मॉल m मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे क्या लेते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास मतलब जिसको हम केजी में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम केजी में एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपको ग्राम में दे रखा है तो आपको 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, जब क्या बन जाएगा, वो आपका केजी में बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी, या इसको हम लिखते हैं स्मॉल m लिख सकते हैं। ठीक है, 4 मोलल। ठीक है, स्मॉल m। अब जो ये होता है वो एक्सप्रेस इन किलोग्राम्स। किलोग्राम्स किसकी यूनिट है, मास की। तो मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए मोलैलिटी जो होती है, मोलैलिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, फंक्शन नहीं होती टेम्परेचर की, बट मोलैरिटी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है हमारा NaOH। कितना दे रखा है उसका ग्राम, 5 ग्राम। हम निकालेंगे मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमको पता है कि NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल। हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, 5 ग्राम अपॉन 40 ग्राम, कितना आ जाएगा 0.125। अब हम लगा देंगे फॉर्मूला, कौन सा वाला, मोलैरिटी का। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.125 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 450 ml दे रखा है, हमको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 450 अपॉन 1000, तो 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो 1000 अपॉन 450 लीटर बन गया ये। इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा, 0.278 मोल पर लीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो वरीज। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, अब हमको पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, मतलब अगर पोलर सॉलिड होगा तो वो पोलर सॉलिड में डिजॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर सॉलिड होगा तो वो नॉन पोलर सॉलिड में ही डिजॉल्व होगा। ठीक है, नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर, पोलर डिजॉल्व पोलर। अब हमारी एक बात आती है, डिजोल्यूशन प्रोसेस क्या होती है। देखो, डिजोल्यूशन मतलब कि जब सम सॉल्वेंट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। मतलब हमने कोई सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन बन गया और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिजोल्यूशन। अब डिजोल्यूशन के बाद क्या होगा, सॉल्यूट हमने डालते गए, तो सॉल्यूट और सॉल्यूट का क्या होगा, कोलिजन होगा। और एक टाइम पे क्या होगा कि सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। जो कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाएंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हुआ, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन हुआ। तो कुछ देर बाद क्या होता है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते गए, अब सॉल्यूट डालते गए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व ही नहीं होगा। उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। उस टाइम, ठीक है, एट दिस पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है और सॉल्युबिलिटी है वो दोनों सेम हो गई है, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होना बंद हो गया है। तो जितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आया समझ में, तो हम कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं और सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमको पता है कि दो तरह की प्रोसेस होती है। एक होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब जिसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है। तो हीट जब सप्लाई करेंगे तो हीट दे रहे हैं हम, और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल से कह सकते हैं
क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? जहां पे टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम कहां पर है? टेम्परेचर कम प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? प्रोडक्ट साइड। और प्रोडक्ट साइड जाएगी तो मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है और टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर उल्टा होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड केस आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट जब रिएक्शन हो रही है उसके बाद हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। तो इन प्रोसेस में क्या होता है? जो डेल्टा एच होता है वो लेस देन जीरो होता है, या बोल सकते हैं हम नेगेटिव होता है। डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? रिएक्शन वहां जाएगी जहां पे टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम कहां पर है? रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर एक्सोथर्मिक का केस है तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये दो प्रोसेस से हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो, सॉलिड्स और लिक्विड्स में प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। प्रेशर जो है होता है नेग्लिजिबल होता है। सिर्फ प्रेशर जो है वो कंसिडरेबल होता है गैसियस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की तो वहां पे हम प्रेशर को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर इज ओनली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ हमने क्या पढ़ लिया? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। एग्जांपल क्या है? O2 डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो पहला इफेक्ट देखेंगे हम प्रेशर का। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो स्टार्टिंग में क्या होगा? जहां जितने गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में आ रहे हैं, सॉल्यूशन में आ रहे हैं, उतने ही सॉल्यूशन से गैसेस में जा रहे हैं, गैसेस स्टेट में जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। जब हमने प्रेशर ज्यादा करा, जब हमने क्या करा? प्रेशर ज्यादा करा। प्रेशर कैसे ज्यादा करेंगे? पिस्टन से। पिस्टन से हम क्या करेंगे? प्रेशर ज्यादा करेंगे। तो प्रेशर इंक्रीजेस देन सॉलिबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे और सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से एक लॉ आया। ये लॉ किसने दिया था? हेनरीज ने। हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जाम में पक्का से पूछी जाती है, ठीक है। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो प्रोपोर्शनल है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के, ठीक है। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के। अब क्या करा केमिस्ट ने? डिफरेंट केमिस्ट ने, डाल्टन ने, हेनरी ने क्या करा? उन्होंने क्या करा? सॉलिबिलिटी को एक्सप्रेस करा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। सॉलिबिलिटी किसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया? मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो उन्होंने क्या बोला कि जो पार्शियल प्रेशर है, पहले क्या था? पार्शियल प्रेशर सॉलिबिलिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था। अब क्या बोला कि पार्शियल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। सेम उन्होंने क्या करा? सॉलिबिलिटी को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दैट इज x P equals to KHX। KH क्या है? KH is the Henry's constant। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो KH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉलिबिलिटी के। तो अगर कोई गैस ज्यादा सॉल्युबल है तो उसकी KH की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। कोई गैस अगर ज्यादा सॉल्युबल है तो उसकी KH की वैल्यू कम होगी। अगर कोई कम सॉल्युबल है तो उसकी KH की वैल्यू ज्यादा होगी एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। दिस इज ऑल अबाउट हेनरीज लॉ। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है? तो फर्स्ट एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट कि सोडा बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। सोडा बॉटल्स को क्या करते हैं? सील करते हैं हाई प्रेशर में, जिससे कि जो CO2 है, जो CO2 गैस डिसॉल्व है वो क्या आ रहा है? डिसॉल्व ही रहा है हाई प्रेशर पे। सेकंड प्रॉपर्टी आती है, ये सेकंड एप्लीकेशन आती है, टू अवॉइड बेंड्स। बेंड्स क्या है? डिजीज है एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन गैस स्क्यूबा डाइवर्स टैंक्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, ठीक है। तो जो स्क्यूबा डाइवर्ट टैंक्स होते हैं उनमें क्या करते हैं? नाइट्रोजन ना डाल के एयर डाइल्यूट करते हैं हीलियम के साथ, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन ही क्या है? टॉक्सिक इफेक्ट्स है और उससे क्या होता है? बेंड्स होते हैं, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन क्या आती है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड डिक्रीजेस एट हाई एल्टीट्यूड्स। जैसे हाई एल्टीट्यूड्स पे कोई बंदा जा रहा है तो क्या होता है? उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है, जो ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये तीन एप्लीकेशंस है, ठीक है। एप्लीकेशन का क्वेश्चन पक्का से आता है तो आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो हमको पता है कि P इक्वल्स टू KHX है, तो हमारा इंटरसेप्ट नहीं है, तो जो ग्राफ होगा वो हमारा लीनियर होगा और जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन होगा जहां पे क्या होगा? x मोल फ्रैक्शन एक्सिस पे होगा और जो प्रेशर है वो किस पे होगा? y एक्सिस पे। अभी हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हम हमको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जब हम गैसेस को लिक्विड्स में डिसॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो जो डिसोल्यूशन होता है वो क्या होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो डिसॉल्व हो रहे हैं लिक्विड में। जब गैस मॉलिक्यूल्स को हम डिसॉल्व करेंगे लिक्विड में तो क्या होगा?
हीट रिलीज होती है, ठीक है। अब हीट रिलीज होगी तो हमारी रिएक्शन कैसे हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमको पता है कि जो डेलिश होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेलिश सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली शटरर प्रिंसिपल, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाती है, जहां पे टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम किस साइड होता है, रिएक्टेंट साइड, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस होता है लिक्विड्स में, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हमको गैस को सॉल्युबल करना है लिक्विड में तो हमको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। इसकी एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जो कि एग्जाम में पूछी भी जाती है, इसका रीजन पूछा जाता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है कि द एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर, ठीक है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू वार्म वाटर। व्हाई, बिकॉज जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन की वाटर में वो ज्यादा होती है एट लो टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशंस में हम क्या ले रहे हैं, दो लिक्विड्स ले रहे हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी लिक्विड्स ले रहे हैं। मैंने क्या करा है, ए जो है ब्लैक कलर से बनाया और बी जो है वो ब्लू कलर से बनाया है। अब जो लिक्विड्स है वो क्या है, वोलेटाइल लिक्विड्स है। वोलेटाइल लिक्विड्स मतलब जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, उनको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। तो जो टोटल प्रेशर होगा इस गैस का वो क्या होगा, ए का प्रेशर और बी का प्रेशर जो कि होता है पीटी इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। किसी दिया था, डाल्टन ने दिया था। जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। तो अब आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोला, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब जो पार्शियल प्रेशर है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी भी गैस का, किसी भी गैस की कंपोनेंट का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पीए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सए के। पीए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्सए। अगर हम बी के लिए लिखेंगे तो पीबी इक्वल्स, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी, पीबी इक्वल्स टू पीबी नॉट एक्सबी। अभी पीबी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, एक्सए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है इन सॉल्यूशन फेज, ठीक है। एक्सए क्या है, सॉल्यूशन फेज है, सॉल्यूशन फेज में है। अब पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट्स का। मतलब ए का अलग से वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में और बी का अलग से वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में। तो जो टोटल प्रेशर होगा किसके इक्वल होगा, डाल्टन्स लॉ दिया था हमको, पीटी इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। तो हम पीए की वैल्यू रख देंगे पी नॉट ए एक्स ए और पीबी की वैल्यू रख देंगे पीबी एक्स बी। अब क्या करेंगे हम, एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको मोल फ्रैक्शन में कि जो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमने एक्स ए को क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स बी। अब मैंने क्या करा, अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब मैंने क्या करा, पी नॉट ए को तो ऐसे रहने दिया, एक्स बी को कॉमन लिया सेकेंड और थर्ड टर्म्स में से, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए बन जाएगा एक्स बी। तो हमारी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। हमारी क्या बन गई इक्वेशन, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस ब्रैकेट पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब ये क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन, जिसको हम इक्वेट कर सकते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c से, जहां पे हमारा y एक्सिस पे क्या होगा, टोटल प्रेशर, ठीक है। हमारा क्या होगा y एक्सिस पे, टोटल प्रेशर, x एक्सिस पे क्या होगा, एक्स बी, ठीक है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस। और जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, पी नॉट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस स्लोप क्या है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अभी स्लोप नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये देखना है। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो बी है वो मोर वोलेटाइल है देन ए। बी क्या है, मोर वोलेटाइल है। जो मोर वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए। तो अगर पी नॉट बी ज्यादा है पी नॉट ए से तो ये पूरा टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब हमारा स्लोप क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, हमारा स्लोप क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे पहले। तो पी, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो यहां से देखो, आप यहां से देखो x से 0 से x से 1 जा रहा है, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ये तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ है। ये ग्राफ है फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमने ब्लैक लाइन से बनाया है। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है, पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, जो भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो वो मैंने बनाया ब्लू लाइन से। और यहाँ पी बी नॉट ज्यादा क्यों है, क्योंकि हमने अज्यूम करा है कि जो पी बी नॉट है वो ज्यादा है पी नॉट ए से, तो ये ज्यादा हो गया। अब थर्ड के लिए कैसे बनाएंगे, थर्ड में क्या है, इंटरसेप्ट हमारा पी नॉट ए है, तो हमारा इंटरसेप्ट हो गया, तो यहां से स्टार्ट होगा थर्ड, तो मैंने बना दिया थर्ड को स्ट्रेट लाइन। तो जो ये इंटरसेप्ट क्या है हमारा पी नॉट ए, और स्लोप क्या है हमारा पी बी नॉट माइनस पी नॉट ए, जो कि क्या है पॉजिटिव है। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ से हमारा क्या निकल जाएगा, इस ग्राफ से हमारा निकल जाएगा टोटल प्रेशर, पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी।
आई होप इट्स क्लियर। तो ये राउल्ट्स लॉ था। अब देखो राउल्ट्स लॉ को हम एक स्पेशल केस बोल सकते हैं हेनरीज लॉ का, क्योंकि हेनरीज लॉ ने भी यही बोला था कि जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के। तो ये भी सेम ही बोल रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि वहां पे केएच था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, पी नॉट ए है, ठीक है, या पी नॉट बी है, ठीक है। जस्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिफरेंट है और सब सेम है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब देखो ये तो हमने बात करी सॉल्यूशन फेज की, बट अगर वेपर्स, देखो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, वोलेटाइल कंपोनेंट्स का क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो वेपर्स बढ़ेंगे। अब वेपर्स में भी तो उनका अमाउंट होगा, कुछ कंपोजिशन होगा, वेपर्स में भी क्या होगा, उनका कंपोजिशन होगा। कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। अगर आपको कंपोजिशन निकालना है वेपर फेज में कि जो गैस है वो वेपर फेज में उसका कितना कंपोजिशन है, वो कितना प्रेजेंट है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसका, तो वो हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे पी ए इक्वल्स टू वाई ए पी टी, जहां पे पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो ये वाई और एक्स से डिफरेंट है, ठीक है। ये एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज, वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, तो उनको ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो वेपर फेज में पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन या सॉल्यूशन फेज में पूछ रहा है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी अगर वेपर फेज दे रखा हो तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है, पी ए इक्वल्स टू वाई ए पी टी, और अगर बी का पूछ रहा है तो पी बी इक्वल्स टू वाई बी पी टी, जहां पे पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, एंड पी टी इज द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, सो दैट्स हाउ हमने पढ़ा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। अब हमको पढ़ना है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब कि लिक्विड तो हमारा सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और सॉलिड जो है हमारा सॉल्यूट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो हम सॉलिड कौन सा ले रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कौन सा सॉलिड ले रहे हैं हम, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ले रहे हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब कि वो इवेपोरेट नहीं होगा, इवेपोरेट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। उसके वेपर्स नहीं प्रोड्यूस होंगे तो वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सोनली डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, ठीक है। जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑन सॉल्वेंट डिपेंड करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट ही क्या होगा, सिर्फ वोलेटाइल होगा और प्रेशर, वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमने सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट में, हमने क्या करा, हमारे पास क्या था, सॉल्वेंट था, हमने क्या कर दिया, सॉल्यूट डाल दिया। अब सॉल्यूट डालने से होगा क्या कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो कवर्ड हो जाएंगे सॉल्यूट मॉलिक्यूल से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सारे कवर्ड हो जाएंगे। उसकी वजह से द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिड्यूस्ड, जो सरफेस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ने कवर कर रखा था वो अब रिड्यूस हो गया, क्योंकि कुछ सरफेस अब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ने भी ले लिया है। उसके वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केप्ड फ्रॉम द सरफेस इज लेस। अब बीच में क्या, अब बीच में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी आ गए, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपर में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे, क्योंकि बीच में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आ गए, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो ड्यू टू विच सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पी सॉल्यूशन होगा वो कम होगा किससे, पी नॉट से। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, राउल्ट्स लॉ लगाएंगे। तो हमारा P1 जो है, P1 क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। तो P1 इक्वल्स टू क्या होगा, P1 नॉट x1। P1 नॉट क्या है, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, जहां पे P1 नॉट क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप हो जाएगा। नाउ देखो, अब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। पूरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे वो क्या करेंगे, ओबे करेंगे राउल्ट्स लॉ को। तो इसमें क्या होता है, जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है कि डेलिश मिक्सिंग क्या होती है, जीरो होती है। डेलिश मिक्सिंग जीरो मतलब कि वहां पे ना हीट इवॉल्व होगी ना एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ना ही कोई रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी। क्यों, क्योंकि जो डेलिश मिक्सिंग है वो क्या है, जीरो है। सेकंड इज डेल्वी मिक्सिंग इज जीरो। डेल्वी मिक्सिंग इज जीरो मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने डाला तो वो पूरा जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, सॉल्यूशन के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब अगर आपने 60 ml सॉल्यूट डाला और 50 ml सॉल्वेंट डाला तो सॉल्यूशन का कितना होगा वॉल्यूम, 110 ml। क्लियर। तो बोलेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है कि अगर हमारे पास ए और बी है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, उसको हमने मिक्स करा तो ए बी बनेगा। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ए और बी बी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ए के बीच में भी होंगे और बी बी के बीच में भी होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी बी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी बी इज इक्वल्स टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ए बी, ठीक है। ए बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ए और बी बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो आइडियल सॉल्यूशंस कहलाएंगे वो। आइडियल सॉल्यूशंस बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। बहुत ही रेयर सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आइडियल सॉल्यूशंस को, जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं या आइडियल सॉल्यूशन की सारी जो कंडीशंस है उनको फॉलो करते हैं।
तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, या सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो ओबे नहीं करते राउल्ट्स लॉ को ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, तो इनमें क्या होगा? या तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या लोअर वेपर प्रेशर होगा देन द प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जो हमने राउल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया था उससे या तो कम होगा या उससे ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो उनको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, उन सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब हायर वेपर प्रेशर। हायर वेपर प्रेशर कब होगा? जब एबी इंट्रैक्शंस, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंट्रैक्शंस क्या होंगे? वीकर होंगे देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। ठीक है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंट्रैक्शंस क्या होंगे? वीकर होंगे। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंट्रैक्शंस वीकर होंगे तो क्या होगा? वीकर होंगे तो वो अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा तो वेपर्स में इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी फाइंड इजियर टू एस्केप सो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल ध्यान से देखना। इथेनॉल एंड एसीटोन। देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था? इथेनॉल में क्या हो रही थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। जैसे हमने एसीटोन डाला तो क्या हो गया? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई? ब्रेक हो गई, इंट्रैक्शन वीक हो गया। इंट्रैक्शन वीक हो गया तो यहां पे क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से क्या हुआ? पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। सेकंड एग्जांपल है CS2 कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। तो यहां पे भी क्या होता है? वीकर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है सॉल्यूट से एंड सॉल्वेंट से, उसकी वजह से क्या होता है? वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं पॉजिटिव डेविएशन के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेगेटिव डेविएशन। सो नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम, लो वेपर प्रेशर। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन मतलब लो वेपर प्रेशर। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? डेल्वी मिक्सिंग क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब देखो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? डेल्वी मिक्सिंग 0 होता है। यहां पे क्या हो जाएगा? डेल्वी मिक्सिंग नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो लेस होगा देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जब भी आप क्वेश्चन आए जिसमें आपको नेगेटिव डेविएशन दे रखा है उसमें क्या होगी? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होंगे तो जो वॉल्यूम होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर आप 60 ml सॉल्यूट ले रहे हो और 50 ml सॉल्वेंट ले रहे हो तो 110 होगा ना, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो 110 से लेस आएगा। हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम लेस होता है सॉल्यूशन का। तो यहां पे क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB आर स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB। मतलब यहां पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है वो ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मतलब अगर AA और BB का इंटरेक्शन कम है बट जो AB बन रहा है उसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। वेपर्स कम बनेंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो वही नेगेटिव डेविएशन होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि एग्जाम में आते ही हैं। फर्स्ट है फिनॉल और एनिलीन। फिनॉल और एनिलीन में क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वहां पे NH बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। उसकी वजह से क्या होता है? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। सेकंड एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया भी हुआ है, दैट इज एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से जो इंटरेक्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, वो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएंगे। अब हम देखेंगे ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन का और नेगेटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन में क्या बताया मैंने आपको कि वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? जो ये राउल्ट्स लॉ की स्ट्रेट लाइन है, राउल्ट्स लॉ की स्ट्रेट लाइन होगी बट टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, ए का भी बी का भी और टोटल वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब ये क्या है? पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। जब टोटल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जब टोटल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए भी डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी भी डिक्रीज होगा और टोटल वेपर प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव डेविएशन। और ये वाला क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। और नेक्स्ट हमको लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या पढ़ना है? एजियोट्रॉप्स। हमने क्या पढ़ लिया? आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ लिया, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? Azeotrops are those mixtures, those binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature। मतलब उनका लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होगा और वे कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होंगे। ठीक है, अब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल हो रहे हैं उसका मतलब क्या होगा? इट्स नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेपर फेज में भी और सॉल्यूशन फेज में उनका जो कंपोजिशन है वो सेम होता है।
ठीक है, तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अब हमको दो तरीके पढ़ने हैं एजियोट्रॉप्स, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स सॉल्यूशंस विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, मतलब कि जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, हमको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा उस वेपर प्रेशर को, उस गैस के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसको क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आ रहा है समझ में? वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, इसलिए हमने बोला उसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नेक्स्ट आता है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का क्या एग्जांपल होगा? इथेनॉल वाटर मिक्सचर। ठीक है, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर जो होता है वो एग्जांपल होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब सॉल्यूशंस व्हिच शोज अ लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, दो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। अब नेगेटिव डेविएशन मतलब जिसमें वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, तो हमको ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर कम है तो हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिससे कि वो गैस का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। यही बोलता है बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर वेपर प्रेशर कम है, नेगेटिव डेविएशन है ना, नेगेटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा टू मेक इट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू विच दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड और वाटर, जिसमें नाइट्रिक एसिड 68% होता है और वाटर 32% होता है। चाहे लिक्विड फेज हो या वेपर फेज हो, दोनों में कंपोजिशन क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का से आएगा यहां से, जो कि है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स मतलब अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, ना कि नेचर पे डिपेंड कर रही है। लेकिन नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। अमाउंट पे डिपेंड करती है मतलब ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, ना कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर कनेक्टेड टू डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये जो सारी प्रॉपर्टीज है वो किससे कनेक्टेड है? वेपर प्रेशर के डिक्रीज से। ठीक है, हम सारी प्रॉपर्टीज में किससे रिलेट करेंगे? वेपर प्रेशर के डिक्रीमेंट से रिलेट करेंगे। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज इट हेल्प अस टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। ठीक है, हम क्या निकालेंगे इन प्रॉपर्टीज से? हम अननोन सॉल्यूट का मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं या एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाम से पता लग रहा है कि वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे सॉल्यूशन में, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे सॉल्वेंट में, तो क्या बनेगा? हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो डिक्रीमेंट होगा हमारा वेपर प्रेशर में वो क्या होगा? P1 नॉट माइनस P1। P1 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा और हमने सॉल्यूट डाला तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, दैट इज P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो P1 नॉट माइनस P1। P1 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, और P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। जैसे हमने सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, तो हमने लिखा माइनस P1। डिक्रीमेंट कितना आया? माइनस P1। तो P1 की जगह क्या लिखूंगा? हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था P1 इक्वल्स टू क्या होता है? P1 नॉट x1। ठीक है, या x1 P1 नॉट। अब मैंने क्या करा? P1 नॉट को कॉमन ले लिया और 1 माइनस x1 बन गया। अब 1 माइनस x1 क्या होता है? x2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि x1 प्लस x2 क्या होता है? 1 के इक्वल। तो अगर मेरे को x1 1 माइनस x1 निकालना तो क्या हो जाएगा? ये x2। x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो डेल P1 को क्या लिख दिया मैंने? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू x2। ठीक है, P1 नॉट माइनस P1 नॉट इक्वल्स टू x2, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है, अगर हम सॉल्यूशंस क्या है? ज्यादा डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम कि जो N2 है वो बहुत कम हो जाएगा N1 से। तो हम क्या करेंगे? N2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो N2 को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा N2 अपॉन N1। ठीक है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? मोलर मास निकाल सकते हैं हम सॉल्यूट का। तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, सेम रहेगा ये। N2 अपॉन N1 को लिख रहे हैं
वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, N1 में क्या हो जाएगा, W1 अपॉन M1, M1 ऊपर चले जाएगा तो हमको निकालना है M2, M2 क्या है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। हमको अगर हमको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पता हो और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पता हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा जब हम सॉल्यूट डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर हमको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होता है, ये हमने फर्स्ट में पढ़ा था। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो पहले हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ गैस जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसको बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट आ गया है किसी भी गैस का, ठीक है। तो अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और हमको पता है कि वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो हमको कम टेम्परेचर, हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा जिससे कि उस गैस का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हमको पता है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम एलिवेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हमारा एलिवेशन कैसे निकलेगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हम निकालेंगे टीबी माइनस टीबी नॉट। हमको पता है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल टीबी होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के, मोलैलिटी के। तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, डेल टीबी इक्वल्स टू केबीएम। केबी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। केबी की यूनिट क्या होगी, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, केबी इक्वल्स टू केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। जब आपको सॉल्व करोगे तो केल्विन डेल टीबी का होगा और इसका क्या होगा, केजी पर मोल, ऊपर आके केजी पर मोल बन जाएगा, तो केबी की यूनिट हो गई केजी, केल्विन केजी पर मोल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केबी वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। केबी की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। अगर आप सॉल्वेंट सेम रखोगे तो केबी की वैल्यू सेम रहेगी, सॉल्वेंट चेंज किया तो केबी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम यहां से क्या सोच सकते हैं कि टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल्स टू केबीएम, और एम को क्या लिख सकते हैं, खोल भी सकते हैं, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल्स टू केबी W1 अपॉन M1 इंटू W2 अपॉन 1000 करेंगे, 1000 ऊपर चले जाएगा, M1 हमको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से क्या निकाल सकते हैं, द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं, दैट इज M1। अब हम देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ में क्या होगा, हमको पता है कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमने ग्राफ बनाया है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमने ग्राफ बनाया है। हमको पता है कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और सॉल्वेंट का ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो टीबी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एंड सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये हमने ग्राफ से दिखाया है, ठीक है। तो ये था हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कभी कभी क्वेश्चंस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का नहीं दिया होता, मैं बता देता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये कभी कभी नहीं दिया होता तो आपको पता होना चाहिए, और कैल्विन में हम लिखेंगे जब क्या होगा 373.15 कैल्विन। नेक्स्ट, सो नाउ नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। देखो वर्ड से पता लग रहा है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट में तो क्या होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो पहले हमको देखना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो the temperature at which the vapor pressure of a substance in liquid phase is equal to vapor pressure in solid phase। मतलब अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी घटेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड फेज क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे सॉल्वेंट में तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगा, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा था। उसके बाद क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीजिंग पॉइंट के, तो सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, डेल टी एफ इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ क्या है, टी एफ नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने क्या करा है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो ये डेल टी एफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या बनेगा के एफ। तो डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम बन जाएगा। के एफ क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल टी एफ की वैल्यू क्या है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम।
TF नॉट माइनस TF इक्वल्स टू KF। मोलैलिटी की वैल्यू क्या होती है? मास ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो W1 अपॉन M1 इंटू W2 अपॉन 1000 से क्यों? क्योंकि हमको मास ऑफ सॉल्वेंट kg में लेना होता है, ठीक है। जो KF की वैल्यू है वो क्या होती है? यूनिट क्या होती है? केल्विन kg पर मोल। और KF की वैल्यू डिपेंड करती है ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जैसे KB की करती थी। KF और KB की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो KF की निकालते हैं R इंटू, अगर आपको KF की वैल्यू निकालने के लिए दिया जाए क्वेश्चन में तो कैसे निकालोगे? KF इक्वल्स टू R इंटू M1 इंटू TF नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल फ्यूजन H, ठीक है। फ्यूजन की एंथैल्पी, R क्या है? गैस कांस्टेंट, M1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, TF नॉट क्या है? मास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। TF नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऐसे ही हम KB भी निकाल सकते हैं। KB क्या होगा? R इंटू M1 इंटू TB नॉट स्क्वायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000 इंटू वहां पे क्या हो जाएगा? डेल वेपराइजेशन H, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन H है, वहां पे क्या हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो आप ऐसे करके KB और KF निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे ग्राफ। ग्राफ में देखो क्या है, सेम ग्राफ है जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में देखा था। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है। वेपर प्रेशर हमको पता है कि सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा और सॉल्यूशन का कम। जैसे जैसे हम ग्राफ को आगे एक्सट्रापोलेट करेंगे तो क्या होगा? हमको फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का क्या है? TF नॉट। और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या है? और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन कितना है? TF। ये सॉल्यूशन के लिए ब्लू लाइन, सॉल्यूशन के लिए TF, ठीक है। तो TF जो है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है। अगर हम टेम्परेचर और डिक्रीज करेंगे, जैसे लिक्विड सॉल्वेंट है, अभी हमारा सॉल्वेंट लिक्विड में है, लिक्विड फॉर्म में है, किस टेम्परेचर पे? TF नॉट टेम्परेचर पे। अगर हमने टेम्परेचर को और कम किया तो जो सॉल्वेंट है वो हमारा फ्रीज हो जाएगा और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रोजन सॉल्वेंट बन जाएगा। अभी लिक्विड सॉल्वेंट है इस टेम्परेचर पे, जैसे हमने टेम्परेचर और कम किया ये क्या बन जाएगा? फ्रोजन सॉल्वेंट हो जाएगा, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या बोला मैंने कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना एक और चीज, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी क्वेश्चन में आपको वाटर का सॉल्वेंट दिया जाता है बट उसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया जाता, बट आपको पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और कैल्विन में कितना होता है? 273.15 कैल्विन। लास्ट जो हमको प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू अ सॉल्यूशन साइड विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या हो रहा है? सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में, किसकी हेल्प से? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां पे क्या है? सॉल्वेंट है बहुत सारा, सॉल्वेंट को कहां ले जा रहे हैं? सॉल्यूशन साइड में लेके जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्वेंट का फ्लो कहां हो रहा है? सॉल्यूशन साइड में हो रहा है, किसकी हेल्प से? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें क्या होती है? थिन शीट होती है और थिन फिल्म होती है, जिसमें क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे होल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो निकल जाएंगे। बट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पास नहीं होंगे। सिर्फ सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होकर सॉल्यूशन साइड जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कम है, डाइल्यूशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन कम, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। सो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन हमारा लिक्विड जा रहा है। अब ये फ्लो कब तक चलेगा? ये फ्लो कब तक चलेगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए सॉल्यूशन साइड से, ठीक है। सॉल्यूशन साइड से जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक ये सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन तक चलता रहेगा। और कैसे रुक सकता है ये फ्लो? देखो, अब हम ला सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द एक्सेस प्रेशर फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट एंड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हो रहा है? हमको प्रेशर लगा रहे हैं हम किस साइड से? सॉल्यूशन साइड से हम प्रेशर लगा रहे हैं। PATM प्लस पाई प्रेशर एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने की वजह से क्या होगा? जो सॉल्वेंट आ रहा था वो अब नहीं आएगा, ठीक है। हमने क्या करा? सॉल्वेंट के फ्लो को रोक दिया और ऑस्मोसिस को प्रिवेंट कर दिया, ठीक है। टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। समझ आया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? फॉर्मूला क्या होगा? जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई है वो किससे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन को उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो पाई इक्वल्स टू CRT, RT क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो पाई इक्वल्स टू CRT, C को लिख सकते हैं हम N2 अपॉन V। C क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। N2 को लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट निकाल सकते हैं यहां से भी, ठीक है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या निकाल सकते हैं? मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या होती है? दे आर वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है।
अगर आपको प्रोटीन, पॉलीमर और अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स का मासेस निकालना है तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लार्ज मॉलिक्यूलर मासेस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट इट ऑल्सो अप्लाइज टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है। जो हमने तीनों प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी तक, चाहे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, चाहे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, चाहे रिलेटिव लोडिंग ऑफ एयर प्रेशर हो गया, वो तीनों सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए लगती है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए भी लगती है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस। तो देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? उनका सेम होगा। मतलब अगर हम एग्जांपल लें, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो दोनों का क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो सॉल्वेंट का क्या होगा? सॉल्वेंट का कोई फ्लो नहीं होगा, तो वहां पे ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगी। नो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्यों? क्योंकि वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जहां पे जो फ्लूइड है इनसाइड द ब्लड, उसको हमने प्लेस करा है, उसको हमने रखा है किसमें? लेस देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन। आप किस में रखा हुआ है? लेस देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन। तो क्या होगा? जो वाटर होंगे, जो सेल्स में हमारे वाटर होंगे, वो क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे? NaCl सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। तो सेल्स कैसे हो जाएंगे? सेल्स में से वाटर निकल गया तो सेल्स हो जाएंगे श्रिंक। सेल्स क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो यही साइज ऑफ सेल्स पे क्वेश्चन आता है कि साइज ऑफ सेल्स कैसे होंगे जब हम उनको रखेंगे लेस देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन में। तो सेल्स क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है, वाटर फ्रॉम द सेल्स विल बी रिमूव्ड आउट एंड विल बी फ्लो इन NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। वो NaCl सॉल्यूशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि जो हमने फ्लूइड है इनसाइड द ब्लड, उसको कहां रखा है? मोर देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन। अब क्या होगा? जो NaCl के अंदर पानी है, क्योंकि NaCl सॉल्यूशन है ना, तो NaCl के अंदर जो पानी है वो कहां जाएगा? सेल्स के अंदर जाएगा। NaCl के अंदर जो पानी है, वाटर के अंदर, NaCl सॉल्यूशन के अंदर जो पानी है वो कहां जाएगा? सेल्स के अंदर जाएगा। तो सेल्स में क्या हो जाएगा? पानी भर जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? फुलफिल हो जाएंगे, मतलब स्वेलिंग हो जाएगी। तो स्वेलिंग ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा इसमें? स्वेलिंग ऑफ सेल्स। किसके केस में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में स्वेलिंग ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट टू प्रिजर्व मीट, ये फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आई भी हुई है। स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट टू प्रिजर्व मीट, हम क्या करते हैं? मीट को प्रिजर्व करने के लिए हम सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं। क्यों करते हैं स्प्रिंकल? क्योंकि सॉल्ट क्या करता है? जितना भी मीट में मॉइस्चर है, पानी है, वो सारा क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मीट क्या रहेगा? मीट हमारा ड्राई हो जाएगा। तो मीट पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया का अटैक नहीं हो पाएगा, तो हमारा मीट क्या रहेगा? प्रिजर्व रहेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है रॉ मैंगो प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ट्राइवल इनटू पिकल। सेम प्रॉपर्टी है, सेम चीजें हो रही है कि रॉ मैंगो, जो कच्चे आम होते हैं, उनको क्या करा है हमने? सॉल्ट सॉल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या करा है? प्लेस करा है। तो जितना भी उनमें पानी होगा वो सारा सॉल्ट में चले जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ट्राइवल इनटू पिकल, और पिकल के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। हम अचार बना सकते हैं उनका। पिकल मतलब अचार। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग अ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हम जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है उसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दे। किस साइड से? सॉल्यूशन साइड से। तो डायग्राम में देखो, ये सॉल्यूशन साइड है और सॉल्वेंट साइड है। हम क्या कर रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर किससे लगा रहे हैं? पिस्टन से। पिस्टन से हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? जितना भी सॉल्यूशन में, ये सॉल्ट वाटर है, ठीक है। सॉल्ट वाटर क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। जितना भी इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है वो सारा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा और सॉल्यूट रह जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा? सॉल्ट रह जाएगा, ठीक है। और जितना भी हमारा फ्रेश वाटर है वो क्या निकल जाएगा यहाँ से, और हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर फ्रेश वाटर मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रोसेस उल्टी हो गई है। हम रिवर्स ऑस्मोसिस करवा रहे हैं। हमारा जो फ्लो हो रहा है वो कहां से हो रहा है? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस क्या होता है? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। यहां पे क्या हो रहा है? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट। तो हमको फ्रेश वाटर मिल जाएगा थ्रू रिवर्स प्रोसेस और थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस। तो प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं, जिससे क्या होता है? जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वही जा पाए और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ना जा पाए। तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे फ्रेश वाटर मिल जाएगा। ये किस में यूज होता है? यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सॉल्ट वाटर। जो भी हमारा सॉल्ट वाटर है उसको अगर हमको प्योरीफाई करना है, हमको सॉल्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है एब्नॉर्मल मोलर मास। एब्नॉर्मल मोलर मास कब काम आता है हमको? जब हमारे पास क्या होंगे? आयनिक सॉलिड्स होंगे जो कि आयंस में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। एब्नॉर्मल मोलर मास मतलब द मोलर मास विच इज आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड, और नॉर्मल मोलर मास इज कॉल्ड एब्नॉर्मल मोलर मास। मतलब या तो वो ज्यादा होगा या कम होगा नॉर्मल मोलर मास से, उसको बोलते हैं एब्नॉर्मल मोलर मास। अब देखते हैं एग्जांपल। देखो अगर हमारे पास KCl है तो KCl में क्या होगा? K प्लस और Cl माइनस देगा। और हमको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस पे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। तो वहां पे 2 आयंस है तो N क्या हो गया हमारा? 2।
बट अगर दूसरा केस ले हम तो CH3COOH, तो CH3COH में क्या हो रहा है, इसमें डायमर बन जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, यहाँ पे डायमर बन जाता है। डायमर बनने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। यहाँ पे पहले 2 थे, यहाँ पर 1 हो गया, मतलब आधा हो गया। तो जो n है वो कितना होगा, 0.5 या n हाफ। मतलब इसमें क्या हो रहा है, मोलर मास कम हो रहा है, इसमें मोलर मास ज्यादा हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं एब्नॉर्मल मोलर मास। अब वेंट हॉफ जो थे वो एक केमिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, एक फैक्टर दिया I यूज टू कैलकुलेट द अकाउंट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन को निकालने के लिए उन्होंने एक फैक्टर दिया I, दैट इज कॉल्ड वेंट हॉफ फैक्टर। तो हम निकाल सकते हैं I फ्रॉम नॉर्मल मोलर मास टू एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास टू एबनॉर्मल मोलर मास, या सेकंड आता है I ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल निकाली हुई है दैट इज ऑब्जर्व्ड अपॉन जो हम पेन पेपर में निकालते हैं दैट इज कैलकुलेटेड, तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन के बाद कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन से पहले कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो हम इन 3 मेथड से I की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में एक आता है कि डिसोसिएशन कैसे निकालना है, आपको क्वेश्चन में I की वैल्यू दे रखी होती है और डिसोसिएशन निकालने के लिए पूछा होता है। तो डिसोसिएशन हमेशा ध्यान रखना कि जो अल्फा होता है वो कैसे निकालते हैं, अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन n-1। I क्या है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर, n क्या है हमारा नंबर ऑफ आयंस। KCl केस में 2 आयंस है, CH3COH के केस में हाफ है, ठीक है, 0.5 है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन में बोला जाए कि कंप्लीट डिसोसिएशन है, कंप्लीट डिसोसिएशन केस में क्या करना पड़ेगा, आपको I कितना लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ आयंस के इक्वल। ठीक है, I कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस के इक्वल। समझ आ रहा है, I विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस। तो अगर KCl का कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो I किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। I की वजह से हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मॉडिफाइड हो जाएगी। तो मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गई, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू I से मल्टीप्लाई हो जाएगा N2 अपॉन N1। सेम सेकंड में भी डेल TF इक्वल्स टू I के FM, डेल TB इक्वल्स टू I के BM और पाई इक्वल्स टू ICRT। ठीक है, सिंपल, आपको जब भी आयनिक सॉलिड्स दिखे तो आपको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि डिपेंड ऑन द सॉलिड। ठीक है, अगर KCl है तो हमारा 2 हो जाएगी, कंप्लीट डिसोसिएशन है। अगर एसिटिक एसिड और कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है तो कितनी हो जाएगी, 0.5। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I एंड कैलकुलेट एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीट द सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने पूरा आपको एनसीईआरटी में जितना भी था वो सारा कवर करवा दिया बहुत ही कम टाइम में। अब आप क्या करेंगे, मैंने एक 30 क्वेश्चंस की वीडियो डाल रखी है, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो डाल रखी है। तो जस्ट जाके देखिए, उसके बाद अगर आपने ये देख लिया उसके बाद आप क्वेश्चंस करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे। या आपका हो गया क्वेश्चंस हो गए तो आपके 7 नंबर सॉल्यूशन में 7 नंबर पक्के हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।